हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी डिक्टेटर नेहा आज फिर हाजिर हूँ एक नए डिक्टेशन के साथ। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। और हाँ, डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डिक्टेशन आपको कैसा लगा। आपका एप्रिशिएशन ही मेरे लिए रियल मोटिवेशन है। स्टार्ट। मौजूदा चुनाव प्रचार अभियानों के दौरान कांग्रेस और भाजपा लगे हाथों बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण करती चल रही हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव की प्रचार रणनीतियाँ मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के नतीजों के आधार पर तय की जाएंगी। बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, जैसे भाजपा के लिए वोट जुटाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कितना बरकरार और प्रभावी है। रेवड़ी पॉलिटिक्स वोटिंग पर कितना असर डाल रही है। राजनीतिक दल अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को कैसे लुभा सकते हैं। क्या जाति जनगणना पूरे भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। क्या हिंदुत्व के मुद्दे अभी भी हिंदू मतदाताओं के बीच पैठ बना पा रहे हैं। क्या अदानी समूह के खिलाफ राहुल गांधी का अथक अभियान मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या प्रियंका राहुल से बेहतर प्रचारक हैं। अंतिम छोर तक विकास से भाजपा को वोट हासिल करने में कितनी मदद मिल रही है। क्या कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के भावनात्मक मुद्दों की तुलना में आर्थिक स्थितियां मतदान को अधिक प्रभावित करेंगी। पैरा चुनाव प्रचार शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले अधिकांश रिपोर्टों में दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत आगे है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 साल की गंभीर सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। भाजपा की राज्य इकाई में एकता की कमी है और वो कई गुटों में बट गई है, जिनमें से एक का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कर रहे हैं। साथ ही एमपी कांग्रेस पर पूरी तरह से कमलनाथ का कब्जा था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्पष्ट विजेता की तरह दिख रही थी, क्योंकि भूपेश बघेल ने किसानों और महिलाओं को अच्छी तरह से रेवड़ियाँ बांटी थीं और राज्य पर उनकी मजबूत पकड़ थी। साथ ही बीजेपी ने किसी भी नेता को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। दरअसल बीजेपी के पास बघेल जितना मजबूत कोई स्थानीय नेता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिल रही थी, क्योंकि राज्य में मौजूदा सरकार के खिलाफ मतदान करने का इतिहास रहा है। हालांकि यहाँ सीएम अशोक गहलोत की अपनी छवि खराब नहीं हुई और उनकी चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य योजना उनका तुरूप का इक्का थी।
फिर बीजेपी ने यहाँ अपना सीएम प्रत्याशी नहीं चुना, इसलिए फोकस में रहे गहलोत। तेलंगाना के सीएम केसीआर सत्ता विरोधी लहर और शासन में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के दबाव में थे। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस थोड़े ही समय में बहुत मजबूत हो गई। हालांकि माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है, जो कि पहले आरामदायक और मजबूत स्थिति में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बघेल को अपना सीएम चेहरा घोषित ना करके गलती की। भाजपा ने इसका जमकर फ़ायदा उठाया। अमित शाह ने महादेव ऐप घोटाले और स्थानीय मुद्दों के विवरण से लैस होकर बघेल के खिलाफ मजबूत अभियान चलाया। चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया ने पार्टी संगठन के छोटे छोटे मुद्दों का ध्यान रखा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए उनके कद में कटौती की। पार्टी की अंदरूनी दरार को दुरुस्त करने के लिए मंत्री भूपेंद्र यादव को कई हफ्तों तक राज्य में रखा गया था। कमलनाथ कांग्रेस की वन मैन आर्मी थे और यहाँ उन्होंने खुद को सीधे मोदी के मुकाबले में पाया। राजस्थान में कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में थी, क्योंकि अशोक गहलोत ज़्यादातर समय कानून व्यवस्था की स्थिति और कन्हैया लाल की हत्या के मामले में बचाव की मुद्रा में रहे। कांग्रेस के खिलाफ मोदी का हमला सबसे तीखा था और 2002 और 2007 में कांग्रेस के खिलाफ उनके गुजरात अभियान की याद दिलाता था। राजस्थान में मोदी के भाषणों और रोड शो का प्रभाव इतना तीव्र था कि कांग्रेस अपने जवाबी हमले में मोदी को पनौती कहने लगी। लेकिन 5 राज्यों में सबसे जटिल और भ्रमित करने वाला चुनाव तेलंगाना का है। यहाँ चुनाव प्रचार शुरू होने से काफ़ी पहले ही बीजेपी नीचे खिसक गई, जबकि कांग्रेस ने केसीआर से मुकाबला करने का जीवट दिखाया। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। वहाँ मुस्लिम वोट किंग मेकर हैं। यदि कांग्रेस मुस्लिमों के बल पर तेलंगाना जीतती है तो यह भाजपा को 2024 के लिए रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा और जहां भी कांग्रेस से वह सीधी लड़ाई में होगी, वहां हिंदुत्व के स्वर को अधिक मुखर करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के साथ एक अरसे से जारी अपने टकराव में तू डाल डाल मैं पात पात की स्थिति में तो रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि धारणाओं की लड़ाई में वो पिछड़ने लगे हैं। जैसे ही ईडी ने
शराब घोटाले में आप नेताओं पर अपना शिकंजा कसा और दिल्ली का सामना विगत 6 वर्षों में नवंबर की सबसे दूषित आबो हवा में हुआ। केजरीवाल उन 2 बिंदुओं पर लड़खड़ाते हुए नजर आए जिन पर उन्होंने अपना राजनीतिक ब्रांड निर्मित किया था: भ्रष्टाचार की नकेल और सुप्रशासन। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।